नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, रमणिका गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? ए साहित्य, बी अभिनय, सी चित्रकला या डी विज्ञान। हाल ही में जानी मानी साहित्यकार रमणिका गुप्ता का निधन हो गया है। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। इन्होंने खनन क्षेत्र में कार्यरत आदिवासियों और दलितों के लिए लंबे समय तक काम किया। इन्होंने युद्धरत आम आदमी नामक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया। अब बात इनकी प्रमुख रचनाओं की करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतिया प्रेम की, आदम से आदमी तक, बहू जुठाई। इसके अलावा आदिवासी कामगार महिलाओं पर आधारित रचना सीता 1996 बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए साहित्य। आज का पहला सवाल, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए डॉक्टर वाई वी रेड्डी, बी डॉक्टर जी आर रेड्डी, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक का अनावरण किया है। इस पुस्तक को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई वी रेड्डी और तेलंगाना सरकार के वित्त सलाहकार डॉक्टर जी आर रेड्डी ने संयुक्त रूप से लिखा है। यह पुस्तक 2014-15 से देश में हो रहे संघ राज्य राजकोषीय संबंधों में बदलाव पर चर्चा करने वाली पहली पुस्तक है। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में समाचारों में आई गुफा मलहम कहाँ स्थित है? ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी इजराइल या डी भारत। इजराइल के वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे लंबी सॉल्ट केव की खोज की है। इस गुफा का नाम मलहम है। मलहम गुफा का वह हिस्सा है जो माउंट सोडम से लगा हुआ है। उसका मानचित्रण 1980 में ही किया जा चुका था। माउंट सोडम इजराइल स्थित एक पर्वत है। अब इजराइल के मैप पर गौर करते हैं। इजराइल उत्तर में लेबनान के साथ, उत्तर पूर्व में सीरिया के साथ और पूर्व में जॉर्डन के साथ, दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट और पश्चिम में भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 3, आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ कानूनों को लागू करने का आदेश देने वाला पहला प्रस्ताव किस संस्था ने पारित किया है? ए यूनिसेफ, बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या डी यूएनएससी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से सदस्यों को आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ कानूनों को लागू करने का आदेश देने वाला पहला प्रस्ताव पारित किया है। यूएनएससी प्रस्ताव सभी देशों से मांग करता है कि वह आतंकवादी समूहों या व्यक्तिगत अपराधियों को धन या वित्तीय संसाधन इकट्ठा करने के लिए घरेलू कानून और नियमों को गंभीर बनाए। इस संकल्प को पूरा करने में विफल रहने वाले राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यूएनएससी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों के नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र काउंटर टेररिज्म के चीफ व्लादिमीर वोरोंकोव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन डी यूएनएससी। क्वेश्चन नंबर 4, सुर्खियों में रहे आईएनएस मगर का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? ए उभयचर युद्धपोत, बी नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी, सी टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान या डी नाभिकीय शक्ति चालित विमान वाहक।
इंडियन नेवी का चौथा शिप आईएनएस मगर मोजाम्बिक के लिए रवाना हो चुका है। गौरतलब है कि मोजाम्बिक इडाई साइक्लोन से प्रभावित है। आईएनएस मगर वहां पर आपदा राहत के लिए रवाना हुआ है। इडाई साइक्लोन के बारे में हम पिछले सेशन में चर्चा कर चुके हैं। भारत द्वारा आईएनएस सुजाता, शार्दुल और सारथी को मोजाम्बिक के लिए पहले से ही रवाना किया गया है। आपको बता दें कि आईएनएस मगर एक उभयचर युद्धपोत है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उभयचर युद्धपोत। क्वेश्चन नंबर 5, 200 MMT कार्गो आवाजाही दर्ज करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर कौन बना है? ए, अडानी पोर्ट्स लिमिटेड, बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट TST, सी, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट या डी, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने घोषणा की है कि उसने पूर्व और पश्चिम तटों के साथ 9 बंदरगाहों पर 200 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक की कार्गो आवाजाही दर्ज की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह पहला भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर बन गया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 2025 तक 400 मिलियन मीट्रिक टन तक की वृद्धि को दोगुना करने की योजना बनाई है। APSEZ के 10 रणनीतिक रूप से स्थित बंदरगाह और टर्मिनल देश की कुल बंदरगाह क्षमता का 24% प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अडानी पोर्ट्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा रोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है? ए, ऑटिज्म, बी, पार्किंसन, सी, शिजोफ्रेनिया या डी, हीमोफीलिया। हाल ही में छपे एक अध्ययन के अनुसार वर्चुअल रियलिटी में खेल खेलना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म, पार्किंसन, शिजोफ्रेनिया आदि रोगों के उपचार में मददगार साबित हो सकता है। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जर्नल में छपा था। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बीमारियां होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और पैरासिटिक संक्रमण से हो सकता है। तो ऑटिज्म, पार्किंसन, शिजोफ्रेनिया ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। इनमें से कोई अलग है तो ऑप्शन डी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो X क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडले पुरस्कार से किस नोबेल पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया गया? ए, अमर्त्य सेन, बी, काजुओ इशिगुरो, सी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन को लिटरेचर, कल्चर, साइंस एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में योगदान देने हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। यह पदक उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इनके साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यासकार काजुओ इशिगुरो को भी इस पुरस्कार से इसी साल सम्मानित किया गया है। बोडले मेडल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बोडलियन लाइब्रेरी द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह अवार्ड बोडलियन लाइब्रेरी संस्थापक सर थॉमस बोडले के नाम पर दिया जाता है। बात करें अमर्त्य सेन की तो यह एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक है। उन्होंने भारत सहित अमेरिका और यूके जैसे देशों में काम किया है। उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी पर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया गया था। तो बोडले पुरस्कार से अमर्त्य सेन और काजुओ इशिगुरो दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कॉफी का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? ए, बाबा बुदनगिरी, बी, अन्नामलाई, सी, अराकू वैली या डी, नीलगिरी। हाल ही में कॉमर्स सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉकचेन बेस्ड कॉफी ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया था। ये पायलट प्रोजेक्ट किसानों को मार्केट से पारदर्शी ढंग से जोड़ने का काम करेगा। ब्लॉकचेन के माध्यम से कॉफी उगाने वाले किसानों और खरीदारों के बीच लेयर्स को कम किया जा सकेगा। इससे किसानों की आय भी दोगुनी की जा सकेगी।
आपको बता दें कि कर्नाटक स्थित बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियों को भारत में कॉफी का जन्मस्थल माना जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा बुदनगिरी। क्वेश्चन नंबर 9, वैलेरी बायकोवस्की का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से था? ए इसरो, बी नासा, सी सीएनएसए या डी रॉसकॉस्मॉस। 1963 में अंतरिक्ष में अपनी 3 उड़ानों में से पहली को पूर्ण करने वाले रूसी कॉस्मोनॉट वैलेरी बायकोवस्की का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जून 1963 में उन्होंने पहली बार वोस्तोक 5 चालक दल के एक सदस्य के रूप में अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन और ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वैलेंटिना टेराशकोवा, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला थी, इन्होंने बायकोवस्की के साथ ही अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस तरह वैलेरी बायकोवस्की का संबंध था रॉसकॉस्मॉस, ऑप्शन डी। रॉसकॉस्मॉस एक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है। सीएनएसए चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा यूएसए की, जबकि इसरो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कीमत से ज्यादा की वस्तुओं का परिवहन किए जाने पर ई वे बिल जारी किया जाता है? ए 50,000 रुपये, बी 55,000 रुपये, सी 53,000 रुपये या डी 54,000 रुपये। हाल ही में सरकार ने ई वे बिल के लिए नियमों में ढिलाई दी है, इस वजह से ये चर्चा में है। ई वे बिल एक तरह का दस्तावेज होता है जो सामान के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान के परिवहन के दौरान अगर सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा की हो तो ई वे बिल जरूरी होता है। ई वे बिल की शुरुआत वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत की गई है। ई वे बिल प्राप्त करने के लिए कारोबारी को जीएसटी कॉमन पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी है। 1 अप्रैल 2018 से ई वे बिल व्यवस्था लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 50,000 रुपए। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? ए ला रिनकोनाडा पेरू, बी लापाज बोलीविया, सी ताशीगंग भारत या डी यानशिपिंग चीन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल इस सवाल के जवाब और कुछ नए सवालों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।